गुड इवनिंग गाइस, किवें हो सारे। आई होप सब बढ़िया होंगे। हम आज करने वाले हैं बेस थ्योरम। आज हम बेस थ्योरम के इतने सारे एग्जांपल कर लेंगे कि आपको बेस थ्योरम इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि आप इसका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। बेस थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो इसलिए एंड तक जरूर देख लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेस थ्योरम। देखिए, सबसे पहले बेस थ्योरम क्या है। बेस थ्योरम है स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बेस थ्योरम क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही स्पेशल टाइप होती है। हमने फर्स्ट लेक्चर में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थी। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो फर्स्ट लेक्चर भी देख लेना, तभी आपको बेस थ्योरम अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आप फर्स्ट लेक्चर देख लेना। फिर बेस रूल यानी कि बेस थ्योरम। द बेस थ्योरम वाज डेवलप्ड नेम ऑफ थॉमस बेस। किसने दी थी ये? थॉमस बेस ने दी थी। किसने? थॉमस बेस ने। कब दी थी? 1702 से 1761, यानी कि थॉमस बेस का जो जन्म हुआ था वो 1702 से 1761 के बीच में हुआ। मतलब 2 में उसका जन्म हुआ था, 61 में उसकी डेथ हो गई थी। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो बेस थ्योरम है वो किसने दी थी? थॉमस बेस ने दी थी। अब क्या करती है ये बेस थ्योरम? शो द रिलेशन बिटवीन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इट्स इनवर्स। जो बेस थ्योरम होती है ना, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और उसका इनवर्स जो होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या? इनवर्स, उसके बीच में रिलेशन शो करती है। समझाई? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या थी? जैसे कि हम लिखते हैं P/B/A, ऐसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखें तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इसका इनवर्स PA/B, इन दोनों में क्या शो करती है? ये रिलेशन शो करती है। कौन सी? बेस थ्योरम। क्लियर? थर्ड पॉइंट तो ऐसे ही है, वो तो जस्ट ऐसे लिखा हुआ है। चलें मूव करें। फिर बात करते हैं अब बेस थ्योरम होती क्या है या इसका फॉर्मूला क्या है। देखिए, PA/B, अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी होती है PA/B। अब इसका इनवर्स PB/A। क्लियर? अब BY नीचे कौन सा है? A, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? PA आ जाएगा। अब इसके नीचे कौन सा है? B, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? B। ये होती है हमारी बेस थ्योरम। PA/B, इसका उल्टा कर देना है हमें, जस्ट PB/A, और इसके नीचे जो होता है वो साथ में आ जाएगा इसके PA, जो जहाँ नीचे होता है वो इसके नीचे आ जाएगा PB। अब हम लिखें PE1/A। अब E1/A लिखना है हमें, तो क्या आ जाएगा? देखिए, इसका उल्टा PA/E1। अब इसके नीचे कौन सा है? E1, तो साथ में क्या आ जाएगा? PE1, और नीचे इसके नीचे कौन सा है? A, तो PA। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अगर हम लिखें PCYD, अब हमें लिखें PCYD, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा DYC, और नीचे कौन है? इसके नीचे C, तो साथ में PC, और इस इधर नीचे कौन है? D, तो इसके नीचे D, PD। अब बात देखने वाली क्या है कि इसमें कौन सी चीज़ क्या होती है। A/B होती है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और जो B होता है ना, ये होता है हमारा टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। PB क्या होता है? टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए, दोबारा देख लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी CP यानी कि क्या होती है हमारी? हमने किया था कल PA/B क्या होता है? PA/B डिवाइड बाय में नीचे वाला तो नीचे ही आएगा PB। ये थी हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या था? टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी वो था, अगर PA निकालना है हमने, PE1 PA/A1,
प्लस पी ए टू पी ए अपॉन ए टू, इसी तरह चलता रहता है टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी। ये पी ए क्या होता है हमारा, टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी होता है, यानी कि पी ए पी बी जो भी इसके नीचे आएगा वो क्या होगा हमारा टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी। क्लियर हुआ। तो जो हमारी बेस थ्योरम है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और एक टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी। क्लियर हुआ। जो हमारी बेस थ्योरम होती है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या होती है, इनवर्स, और उन दोनों में रिलेशन शो करती है बेस थ्योरम। क्लियर हुआ। अब अगर हम इसको जर्नल लिखें, बेस थ्योरम को अगर जर्नल लिखना चाहें तो क्या आएगा, देखिए पी ए आई अपॉन ए लिखें तो ए आई अपॉन ए है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा पी ई अपॉन ए आई, और साथ में इसके नीचे कौन है पी ए आई, और इधर क्या है नीचे ई, तो यहाँ आ जाएगा पी ई। अब पी क्या होता है हमारा टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी। टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, देखिए पी ई निकालना है हमें, पी ई की वैल्यू क्या होती है पी ई अपॉन ए वन, यानी कि आई की जगह वन वेरी करेंगे ना। अब आई तो हमारी अलग अलग वैल्यूज़ है, जैसे 3 बॉक्स हैं तो 3 बॉक्स की अलग अलग वैल्यू है, तो ए अपॉन बी वन प्लस में पी ए टू ई अपॉन ए टू प्लस पी ए थ्री इंटू में ई अपॉन ए थ्री। तो इसी तरह ही चलता रहता है आगे के आगे। तो कहने का मतलब आपको बेस थ्योरम से पहले टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी आना जरूरी है। क्लियर हुआ। तो ये बेस थ्योरम बस सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना होता है इन्वर्स करना होता है जो भी हमें निकालना हो। देखिए अगर हमें निकालना है, दोबारा देखना है, ए बाई बी निकालना है तो इधर कर देंगे इन्वर्स पी बी बाई ए, सिंपली। इसके नीचे कौन है ए, तो साथ में आ जाएगा पी ए, और इधर नीचे कौन है बी, तो ये आ जाएगा पी बी। और पी बी क्या होता है टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी, और ये किसको शो करता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। क्लियर हुआ इतना, बेस थ्योरम की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिए, उससे पहले एक एग्जांपल करते हैं फिर हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए हमारे पास 3 बॉक्स हैं। क्लियर। पहले बॉक्स में क्या है 3 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक हैं। पहले बॉक्स में क्या है 3 रेड 4 ब्लैक। दूसरे बॉक्स में क्या है 5 रेड 2 ब्लैक। और थर्ड बॉक्स में क्या है 4 रेड एंड 3 ब्लैक। क्लियर हुआ। तो अब इस बॉक्स को हम नाम दे देते हैं E1, इसको दे देते हैं E2, इसको दे देते हैं E3। क्लियर हुआ। तो हम बॉक्स अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन है कि 1 बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल हमने निकाल ली, 1 बॉल इज ड्रॉन एंड 1 बैग इज सिलेक्टेड। एक तो 1 बॉल ड्रॉन की एंड 1 बैग सिलेक्ट किया, 1 बैग इज सिलेक्टेड। तो हमें शो करना है कि ये क्या होगी, जो ड्रॉन वॉल है वो ब्लैक होगी, ड्रॉन वॉल ब्लैक होगी। क्लियर। तो देखिए पहले तो बैग की प्रोबेबिलिटी, जे हम PE1, अब 3 बैग हैं तो 1/3। E2 बैग की प्रोबेबिलिटी, ये तो हमें निकालनी आती है ना, ये तो सिंपल है 1/3। 3 बैग में से एक बैग चुनना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/3 होगी। PE3 की कितनी हो जाएगी 1/3। क्लियर हुआ। ये थी बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी। अब उसने बोला है कि शो ब्लैक, कि ब्लैक आनी चाहिए बॉल जो हमने क्या किया ड्रॉन की है। अब हम अगर बात करें कि अगर हमारी जो बॉल है वो पहले बैग से निकलती है, यानी कि E1 बैग से निकलती है, और निकालनी कौन सी है ब्लैक, बैग कौन सा E1, निकालनी कौन सी है ब्लैक, तो PB/E1 कितना हो जाएगा। देखिए ब्लैक कितनी है 4, टोटल कितनी है 7, तो 4/7।
अब अगर बात करें कि हमारी जो ब्लैक बॉल है वो बॉक्स 2 में से निकलती है, यानी कि E2 से निकलती है, निकलती कौन सी है, ब्लैक, तो वो क्या हो जाएगी, ब्लैक कितनी है 2 और रेड कितनी है 5, टोटल 7, तो 2/7। अब बात करें कि हमारी ब्लैक बॉल है जो वो थर्ड बॉक्स से निकलती है, E3 से निकलती है, निकलती कौन सी है, ब्लैक, तो वो क्या आ जाएगा 3/7। यहाँ तक क्लियर हुआ। सबसे पहले हमें बैग सेलेक्ट किया, बैग सेलेक्ट करते ही हमने निकालनी है ब्लैक बॉल। अब अगर ब्लैक बॉल हमारी फर्स्ट बैग से निकली तो हमने बैग फर्स्ट लिखा और उसके ऊपर लिखी बॉल, ब्लैक बॉल। फिर सेकंड बैग से निकली तो बैग 2 लिखा, उसके ऊपर लिखी ब्लैक बॉल। फिर अगर बैग थर्ड में से निकली तो बैग थर्ड लिखा, उसके ऊपर लिखी ब्लैक बॉल, एंड सभी की वैल्यू हमने रख ली। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि निकालनी क्या है, हमें PB ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या आ जाएगी, देखिए अगर E1 बैग सेलेक्ट किया, अगर E1 में से निकली यानी कि B/E1 प्लस हमने बैग सेलेक्ट किया E2, और अगर ब्लैक बॉल हमारी निकलती है किससे, E2 बैग से, B/E2, फिर प्लस हमने बैग सेलेक्ट किया E3 और हमारी जो बॉल है वो किससे निकलती है, E3 बैग से, यानी कि PB/E3। अब सभी वैल्यू हमारे पास हैं। ये क्या थी 1/3, B/E1 क्या था 4/7 प्लस फिर 1/3, B/E2 क्या था 2/7 प्लस 3/7, 1/3 इंटू 3/7। तो देखिए इनको सॉल्व कर लेंगे, 21 तो एलसीएम आ गया, टोटल 4 + 2 + 3, तो ये कितना हो गया 9/21। ये आ गई किसकी प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो ये है हमारा टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको हम बेस थ्योरम नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि हम नीचे लिखते होते हैं, नीचे डिवाइड करते हैं किसको, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को। क्लियर। अब यहीं पे आगे अगर क्वेश्चन को वो बढ़ा दे, क्या बोल दे, देखिए अब यहाँ तक अगर क्वेश्चन आए तो हमें बेस थ्योरम नहीं लगानी, ये किसका फंडा है, सिर्फ टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का। अगर आगे क्वेश्चन कह दे कि इफ बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, जब फाउंड लिख लो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बॉल फाउंड इज ब्लैक, कि जो हमने बॉल फाउंड किया है वो ब्लैक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी इट वाज फाउंड फ्रॉम बैग 2, कि प्रोबेबिलिटी अब पहले तो थी कि हमें ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो हमने निकाल दी, वहाँ तक क्या बन गया हमारा टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बन गया। वो कह रहा है कि ब्लैक बॉल तो निकल चुकी है, फाइंड हो चुकी है, लेकिन अब निकालनी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बैग 2 से निकली है, निकालनी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बैग 2 से निकली है। तो देखिए इसको हम सारा क्लियर कर देते हैं, आंसर लिख लेते हैं। उसका आया था ब्लैक बॉल का PB का आया था 9/21, ठीक है, हमें उसकी ज़रूरत है सिर्फ। अब उसने बोला है कि वो ब्लैक बॉल हमारी निकल चुकी है, लेकिन निकली किस में से है, बैग 2 में से। अब जो चीज़ हो चुकी है, यानी कि अब क्या हो चुका है हमारा, ब्लैक बॉल निकल चुकी है, यानी कि ब्लैक बॉल निकल चुकी है, नीचे लिख लो। अब निकली किस में से है, वो कहता है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि बैग 2 से निकली है, यानी कि E2 में से निकली है, तो ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ये आ गई हमारी बेस थ्योरम। अब क्या है इसका फॉर्मूला, इसको उल्टा कर दो, B/E2, उल्टा किया। अब इसके साथ में कौन है E2, तो साथ में क्या आ जाएगा PE2। अब इसके नीचे कौन है B, तो यहाँ पे आ जाएगा PB। अब ये सारी वैल्यू हमें पता है, B/E2 क्या था हमारा, B/E2 आया था हमारा 2/7, E2 बैग की प्रोबेबिलिटी 1/3, और नीचे PB हमने निकाल लिया कितना था 9/21। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2/21 इंटू 9/21, तो आंसर हमारा आ जाएगा
2/9। क्लियर हुआ? तो ये आ गया हमारा बेस थ्योरम, यानी कि यहाँ पे बेस थ्योरम हमारी एप्लीकेबल हो गई। हमने बेस थ्योरम एप्लीकेबल की और उसका आंसर निकाला 2/9। तो कहने का मतलब है कि इसमें आपको टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल पे चलते हैं। अब देखिए क्या कहता है, 3 कंपनी ए बी सी सप्लाई 25%। देखिए ए कोई कंपनी है वो 25% सप्लाई करती है, बी कंपनी है वो 35% सप्लाई करती है, और जो सी कंपनी है वो 40% सप्लाई करती है, यानी कि 40% सप्लाई करती है। क्लियर? तो सबसे पहले आगे मूव करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो हम पीए की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। टोटल कितना हो गया? 100%। तो पीए की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 25/100, 25/100। पीबी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, यानी कि यह है कंपनी की प्रोबेबिलिटी 35/100। और पीसी यानी कि थर्ड कंपनी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 40/100। यहाँ तक क्लियर? ये थी हमारी कंपनी की प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड लाइन पे चलते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस शो दैट 55%, 4% एंड 2% ऑफ द नोटबुक प्रोडक्टेड बाय दिस कंपनी आर डिफेक्टिव। क्या कह रहा है कि इन कंपनियों के द्वारा जो मतलब नोटबुक प्रोड्यूस की गई वो डिफेक्टिव है। अब पहली कंपनी ने कितनी परसेंट डिफेक्टिव प्रोड्यूस की? 5%। तब निकालेंगे डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी। और देखिए कंपनी तो हो चुकी है ए, निकाली क्या उसने? डिफेक्टिव। अब उसमें से कितनी निकली डिफेक्टिव? 5/100। क्लियर? यानी कि कंपनी ए है उसने 5% डिफेक्टिव जो नोटबुक है वो फाउंड हुई है वहाँ से। अब बात करें बी कंपनी की, बी कंपनी है डिफेक्टिव कितनी हुई है उसमें से? 4%, यानी कि डिफेक्टिव तो 4/100। अब बात करें सी कंपनी की, सी कंपनी तो हो चुकी है, यानी कि सी कंपनी की तो बात कर चुके हैं। अब निकली कितनी है डिफेक्टिव, यानी कि डी डिफेक्टिव कितनी है? 2%, यानी कि 2/100। क्लियर हुआ? ये आ गया हमारा यहाँ तक इसका लेखा जोखा। अब बात करते हैं आगे। इफ़ ए नोटबुक वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सबसे पहले। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो वो होगा हमारा टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी यानी कि पीडी की प्रोबेबिलिटी। पीडी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? देखिए पीडी क्या हो जाएगा हमारा? पीए उसके साथ में क्या? DYA प्लस पीबी उसके साथ में क्या? DYB। यानी कि अगर ए कंपनी हम चूज करते हैं उसमें से कितना डिफेक्टिव निकला है, बी कंपनी चूज करते हैं उसमें से कितना डिफेक्टिव निकला है, प्लस PC यानी कि सी कंपनी चूज करते हैं तो उसमें से कितना डिफेक्टिव निकला है। सी, यहाँ पे सी आएगा, बी आएगा, सॉरी डी। अब हमें तीनों की वैल्यू पता है तो पुट कर देते हैं यहाँ पे। देखिए पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पे, देखिए पीए कितना था हमारा? 25/100 इनटू में डी वाई कितना था? 5/100 प्लस पीबी कितना था हमारा? 35/100 इनटू में DYB कितना था? 4/100 प्लस PC कितना है हमारा? 40/100 और DYC कितना है? 2/100। क्लियर हुआ? अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना बन जाएगा? 125, 140 एंड 80। तो ये बन जाएगा हमारा 350 डिवाइड बाय में 100, सॉरी 40, ये बन जाएगा हमारा। क्लियर हुआ? तो ये तो आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट की, यानी कि टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नोटबुक वाज सप्लाइड बाय ए। अब कह रहा है कि वो नोटबुक है जो ए ने सप्लाई की है, डिफेक्टिव तो है लेकिन सप्लाई किसने की है? ए ने। अगर ए ने सप्लाई की है तब हम प्रोबेबिलिटी जाना पड़ेगा किस पे? बेस थ्योरम पे।
वो कह रहा है क्या कि ए ने सप्लाई की है, मतलब ए तो हमारी क्या हो गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नोटबुक वाज सप्लाइड बाय ए। तो हमें प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की तो मालूम है, नहीं ये सप्लाई किसने की है, ए ने सप्लाई की है, ए बाई डी निकालना है। तो ए बाई डी फॉर्मूला हमें आता है क्या, उल्टा पी डी बाई ए कर देंगे। डी वी ए जहाँ पे ए इसके नीचे है तो पी ए, जहाँ पे इसके नीचे क्या है डी, तो यहाँ पे पी डी। अब हमें सारी वैल्यू पता है, डी वाई ए की वैल्यू कितनी आई थी, डी वाई ए 5/100, पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 25/100, और नीचे पी डी हम निकाल चुके हैं ये वाला, इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, तो ये था 340/100 10,000। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 125/345। अब कट कर लेते हैं, 5 पे कट करेंगे तो कितना 25, इसको 5 पे कट करेंगे तो कितना 69। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ऐसे ही हमें बेस थ्योरम अप्लाई करनी है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, अभी तो बहुत एग्जांपल करने हैं हमने, कब एट द लास्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए अब क्या कह रहा है, एन अर्न B1 कंटेन 2 वाइट एंड 3 ब्लैक चिप्स। देखिए एक तो B1 अर्न है, उसमें क्या है 2 वाइट और 3 ब्लैक। फिर क्या कह रहा है B2 अर्न है, एक ये B1 है, ये B2 है, इसके अंदर क्या है 3 वाइट और 4 ब्लैक, 3 वाइट 4 ब्लैक। क्लियर। तो सबसे पहले काम क्या करना होता है हमने, बैग की प्रोबेबिलिटी, 2 बैग हैं तो P1 की क्या, जैसे हेड और टेल की निकालते हैं, हेड और टेल होता है 2 साइड होती हैं, तो प्रोबेबिलिटी हेड की निकालें 1/2, टेल की निकालें 1/2। तो इसलिए बैग और B1 और B2 2 बैग हैं, तो बैग B1 की निकालेंगे तो 1/2 और B2 की निकालेंगे तो 1/2। बैग की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, तो इसको रख लेते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, 1 अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए चिप्स इज ड्रॉन फ्रॉम इट। अब एक अर्न हमने सेलेक्ट कर ली, उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं। कहता है इफ़ द चिप्स ड्रॉन इज फाउंड ब्लैक। अब जो चिप्स हमने निकाल ली है वो क्या है, ब्लैक है। तो ब्लैक है तो मतलब क्या, देखिए अगर चिप्स निकली है हमारी क्या है, वो ब्लैक है, तो अब मान लेते हैं वो किससे निकली है, B1 से। अगर B1 से निकली कौन सी, ब्लैक, तो क्या आ जाएगी 5 यहाँ पे कितनी है 3 थी ना, 3/5 सॉरी 3/5। फिर अगर निकलती किससे है वो, बैग 2 से, यानी कि B2 से निकलती है। B2 से कौन सी निकलेगी, B, तो वो क्या आ जाएगी 4 थी ब्लैक, टोटल थी 7, तो 4/7। क्लियर हुआ। ये तो आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम यहीं पे टोटल ला प्रोबेबिलिटी निकाल के ब्लैक बॉल की निकालना चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हैं, नहीं आप इसका दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहले टोटल ला ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही बेस थ्योरम के अंदर ही ऐड कर सकते हैं। तो अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अर्न चूजन वाज B1। अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि वो B1 से निकली है। अब ब्लैक बॉल हमारी निकल चुकी है, देखिए प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है, जो हमारी ब्लैक बॉल है वो तो निकल चुकी है, निकली किससे है, B1 से, ये निकालना है हमें, B1 से निकली है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, उल्टा कर देंगे, B1/B है तो B/B1। अब B1 इसके साथ आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे है, और इधर नीचे क्या आ जाएगा PB। क्लियर। अब इसकी वैल्यू हमें पता है B/B1 की कितनी है 3/5, B1 की वैल्यू कितनी है 1/2। अब PB को अलग से निकालने की बजाय हम यही कर सकते हैं, क्या होता है PB होता है हमारा B1 B/B1, ये होता है, प्लस B2 B/B2, ये निकालते हैं टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी। तो ये इनपुट कर देते हैं, PB1 कितना है 1/2, PB/B1 कितना है
3/5 प्लस PV2 कितना है 1/2 और BV2 कितना है 4/7। अब देखो 1/2 सभी में कॉमन है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, ऊपर बचा 3/5, नीचे एलसीएम लेंगे तो 35 एलसीएम कितना आ जाएगा 23 प्लस 20 कितना हो जाएगा ये 41। कितना हो गया 3/5 35 ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा 41। तो 5 को 35 से काटा 7 तो ये आ गया 7 × 3 21/41। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर हुआ। तो इसी तरह हमें बेस थ्योरम अप्लाई करनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन है ए बैग ए कंटेन 2 वाइट एंड 3 रेड बॉल। देखिए कोई बैग ए है, उसके अंदर क्या है 2 वाइट हैं और 3 रेड हैं, 2 वाइट 3 रेड। ये बैग कौन सा है ए। अब बैग 2 भी दिया हुआ है, बी बैग यानी कि उसके अंदर क्या है 4 वाइट और 5 रेड। क्लियर, यहाँ तक हो गया। 1 वॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट्स फाउंड टू बी रेड। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, बैग की प्रोबेबिलिटी PA 1/2, PB की प्रोबेबिलिटी यानी कि बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2। यहाँ तक क्लियर। बैग की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी। फिर क्या कहता है 1 वॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। अब 1 वॉल निकाल दी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो रेड है, बॉल जो हमारी है वो रेड है। हम लिखें क्या P। अब बॉल हमने निकालनी है फर्स्ट बैग से, निकालनी कौन सी है रेड, PRY ए बैग से अगर निकलेगी तो रेड निकलेगी। रेड कितनी है 3, टोटल कितनी है 5, 3/5। वहीं जा हमारी बॉल निकलती है कौन से बी बैग से, बी बैग से कौन सी बॉल निकलती है रेड बॉल। तो कितनी आ जाएगी, रेड कितनी है 5, टोटल कितनी है 9, तो 5/9। क्लियर हुआ, यहाँ तक आ गया। अब अगर इस पर टोटल ला प्रोबेबिलिटी निकालें यानी कि PR की प्रोबेबिलिटी निकाल लें हम, तो वो क्या होती है, अगर हम ए बैग सेलेक्ट करते हैं यानी कि PA, ए बैग सेलेक्ट किया, उसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी PR/A प्लस अगर हम बैग सेलेक्ट करते हैं PB तो उसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी PR/B। क्लियर। अब PA कितना है 1/2 प्लस RY 3/5, फिर प्लस BB कितना है 1/2, RY कितना है 5/9। तो ये कितना आ गया 3/10 प्लस 5/18। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे ये क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे इसको 25/52, नहीं सॉरी ये बनेगा हमारा 45/52 यानी कैल्शियम ले लेंगे ना, तो ये बन जाएगा हमारा, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी PR की। PR हमारा क्या आ गया 45 डिवाइड बाय में नहीं सॉरी ये आ गया हमारा, इसको सॉल्व किया हमने, एक सेकेंड, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 52/45। क्या आ गया 52/45। क्लियर। ये हमारा हो चुका है टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कि हमने रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है जहाँ तक। अब सेकंड लाइन में क्या कह रहा है, आगे चल के क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट इफ़ वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी किसकी है कि वो जो बॉल है रेड बॉल हमारी वो किस बैग से निकली है, बी बैग से निकली है, यानी कि P। अब हमारी रेड बॉल तो निकल चुकी है, रेड निकल चुकी है, अब बात किसी करनी है कि वो निकली कौन से बैग से है, बी बैग से निकली है, PBYR।
आपको जहाँ अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा कि अब रेड बॉल हम निकाल चुके हैं, रेड बॉल की हमने प्रोबेबिलिटी भी निकाल दी, रेड बॉल हम निकाल चुके हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है अब कि वो बैग बी से निकली है, यानी कि बी वाई आर करना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मूला में आता है बी वाई आर है तो इसको कर दे आर वाई बी प्लस इसके साथ नीचे कौन है बी तो साथ में पी बी, इसके नीचे कौन है आर तो पी आर। क्लियर, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा नीचे आएगी। क्लियर, अब पी आर बाई बी, आर बाई बी की वैल्यू कितनी है हमारी, आर बाई बी 5/9, पी बी 1/2 और पी आर हम निकाल चुके हैं 52/45, ऊपर कितना आ गया 5/18, ये ऊपर चल जाएगा कितना 45/52, कट कर देंगे जो कटता है। देखिए इसको 3 पे कट किया कितना आ गया, 3 पे कट करेंगे 6, 3 पे कट किया तो 15, आई थिंक हम पी आर गलत निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू हमने गलत लिख ली, यहाँ पे इतनी नहीं आनी थी, उसकी वैल्यू ज़्यादा आनी थी। पी आर में हमारे में गड़बड़ है शायद कोई, वहाँ पे 1/2 भी था ना पी आर में, 1/2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए हम, उसका एलसीएम लिया था ना 1/2 कॉमन निकाला था, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 52/90, तो यहाँ पे भी 90 आ जाएगा और यहाँ पे भी 90 आ जाएगा, ये नहीं आएगा 1/2, इसकी मल्टीप्लाई कर दी। कैलकुलेशन चलो आप खुद कर लेना, ठीक है। अब इसको काटा 9 पे, 9 पे काटा 2, 9 पे काटा 10, 2 को 10 पे काटा 5, तो ये आ गया 25 डिवाइड बाय में 52। कैलकुलेशन आप करके देख लेना अच्छे से, 25/52 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। क्लियर हुआ, चले आगे अगर जहाँ तक क्लियर है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस थ्योरम इज एप्लीकेबल व्हेन द इवेंट आर, कि बेस थ्योरम कब एप्लीकेबल होगी, पेयर वाइज डिसजॉइंट, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, पेयर वाइज डिसजॉइंट या एग्जीक्यूटिव। तो जो हमारी बेस थ्योरम है वो अप्लाई कब होगी, जब ये तीनों ही होगा। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी है सैंपल स्पेस की क्या वन बननी चाहिए, तो 1 प्रोबेबिलिटी होगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, तो एग्जीक्यूटिव इवेंट भी होने चाहिए। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बॉक्स कंटेनिंग कैंडल आर प्लेस्ड ऑन ए टेबल। देखिए 2 बॉक्स हैं, एक बॉक्स को लेवल दिया हुआ है B1, एक को दिया है B2, ठीक है। 2 बॉक्स हैं, उसके अंदर क्या रखी हुई है, कैंडल रखी हुई हैं। पहले बॉक्स के अंदर 7 तो सिनामोन कैंडल है, 7 तो सिनामोन को हम सी से लिखेंगे, एंड 4 गिंगर कैंडल है, 4 क्या है गिंगर कैंडल, तो उसको हम जी से लिखेंगे, ठीक है। बॉक्स ये हो गया बॉक्स 1। बॉक्स 2 की बात करें तो उसमें 3 क्या है, बॉक्स 2 में 3 हमारी है सिनामोन कैंडल यानी कि 3C, एंड 10 क्या है पेपर कैंडल यानी कि गिंगर कैंडल की बात कर रहा है, वो तो एक ही बात है ना, पेपर और गिंगर कैंडल में नाम अलग अलग कर दिया, ठीक है। हो गया यहाँ तक क्लियर, बॉक्स बन गए तो उसने जो दिया था वो हमने लिख लिया, यहाँ तक हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, द बॉक्स आर अरेंज्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स B1 इज 1/3। अब उसने हमने को बैग B1 की प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट नहीं करनी खुद से, क्योंकि उसने दे रखी है। अगर हम खुद से निकालेंगे तो B1 की 1/2, B2 की 1/2, लेकिन उसने दे रखी है सेलेक्टिंग ऑफ बॉक्स यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितनी दे रखी है, उसने 1/3 दे रखी है। वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी हम देंगे इस बार, उसने बॉक्स B1 की कितनी दे दी 1/3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स B2 कितनी दे रखी है 2/3, यानी कि PB2 कितनी दे रखी है 2/3। क्लियर, PB1 दे रखी है, PB2 दे रखी है। सुरेश, कोई सुरेश नाम का आदमी है
एंड आस्कर टू ए सेलेक्ट कैंडी, उसने क्या बोला, कैंडी सेलेक्ट करने के लिए बोला, ही विल विन ए कलर टीवी इफ ही सिलेक्ट ए सिनामन कैंडी, वह एक कलर टीवी विन कर जाएगा अगर वो सिनामन कैंडी को सिलेक्ट करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्लेश विल विन द टीवी, यानी कि दैट वाज शी विल सिलेक्ट ए सिनामन कैंडी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वह सिनामन कैंडी को सिलेक्ट करेगा। क्लियर? तो सिनामन कैंडी को सिलेक्ट करेगा। देखिए सबसे पहले इसमें से देखते हैं सिनामन कैंडी, अगर वो बैग B1 सेलेक्ट करता है, यानी कि B1 बैग सेलेक्ट करता है, तो उसमें से सिनामन कैंडी निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7 सिनामन है, 7 टोटल कितनी है 11, तो 7/11। अगर वो बैग B2 में से निकालता है, B2 बैग सेलेक्ट करता है, उसमें से सिनामन कैंडी निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए 3 तो सिनामन है, टोटल कितनी है 13, तो 3/13। क्लियर? यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ 8 पेपर कैंडल की जगह आप कर लेना, क्या आएगा यहाँ पे 8 गिंगर कैंडल, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। क्लियर? तो ये आ जाएगा 3/11। क्लियर? टोटल होगी 11, 3/। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए सिनामन कैंडी, यानी कि पीसी निकालना है हमें, पीसी हम निकालते हैं। अगर वो B1 सेलेक्ट करता है तो P1 सेलेक्ट किया बैग, तो उसमें से सिनामन कैंडी निकलने की प्रोबेबिलिटी CB1 प्लस, अगर वो बैग B2 सेलेक्ट करता है, B2 सिनामन कैंडी निकलने की प्रोबेबिलिटी CB2। अब हमें सारी वैल्यू पता है तो हम इसमें पुट कर देते हैं। B1 क्या है हमारा 1/3, CB1 कितना है 7/11 प्लस B2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3, और CB2 कितनी है 3/11। इसको सॉल्व किया हमने तो क्या आ गया 7/33 प्लस 6/33, तो एलसीएम लिया तो ये हमारा आंसर कितना बन गया 13/33। कौन सा बन गया ऑप्शन, ये वाला 13/33, यानी कि ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया 13/33। क्लियर हुआ? तो हमें सिर्फ इसमें सिनामन कैंडी की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, इसमें हमने टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ही लगाया है ओनली, इसमें हमने बेस थ्योरम नहीं यूज की। क्लियर हुआ? लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, 2 बॉक्स कंटेनिंग कैंडल, ठीक है, सारा कुछ दिया हुआ है, सेम वही दिया हुआ है। ही विन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द, यहाँ तक था हमारा आस्कर टू सेलेक्ट ए कैंडी, ही विल विल कलर टीवी सेलेक्ट ए सिनामन कैंडी। यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया कि वह कलर टीवी विन कर जाएगा अगर वह सिनामन कैंडी निकालता है, तो हमने सिनामन कैंडी की प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी, वो हमारी आ गई थी कितनी 13/33, यानी कि पीसी हमारा आ गया था 13/33। अब क्या कहता है नेक्स्ट, बेस थ्योरम का अब क्वेश्चन चल रहा है। बेस थ्योरम का क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल वाज फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स, कि जो हमारी कैंडी निकली वो किस में से निकली, फर्स्ट बॉक्स से निकली। तब देखिए कैंडी हमारी निकल चुकी है, अब निकली किस में से है, फर्स्ट बॉक्स में से, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी कि कैंडी C1 निकल चुकी है, निकली किस से है B1 बॉक्स से, तो B1/C, तो इसकी हमें थ्योरम आती है, क्या कर देंगे इसको उल्टा कर देंगे, C/B1, अब B1 नीचे तो साथ में B1 नीचे, C नीचे है तो यहाँ पे PC। क्लियर? अब C/B1 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से निकली थी 7/11, कितनी थी 7/11। PB1 फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी किसने दे रखी है 1/3 प्लस PC हम निकाल चुके हैं कितना 13/33, तो ऊपर कितना आ गया 7/33, नीचे कितना आ गया 13/33, 33 से 33 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 7/13। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? बेस थ्योरम क्लियर हुई? अब एक लास्ट एग्जांपल हम और कर रहे हैं, ये एग्जांपल थोड़ा हटके है, उनसे डिफरेंट है, तो हम लास्ट एग्जांपल कर रहे हैं।
इस एग्जांपल से आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या किया है बेस थ्योरम में, क्या करना चाहते हैं और क्या किया है। क्वेश्चन क्या है, ए स्टॉक लाइट बल्ब फ्रॉम द 3 सप्लायर ए बी सी। देखिए 3 सप्लायर हैं ए बी सी। ए कितना है 10%, बी 20% सप्लाई करता है और सी कितना करता है 70% सप्लाई करता है बल्ब को। ठीक है, तीनों कंपनियां यानी कि तीनों सप्लायर क्या करते हैं, इतने इतने परसेंट बल्ब सप्लाई करते हैं। तो पी ए यानी कि वो निकाल लेंगे क्या, कंपनी की मतलब सप्लायर की प्रोबेबिलिटी, पी ए की प्रोबेबिलिटी 10/100, पी बी 20/100, पी सी 70/100। क्लियर, ये आ गई हमारी सप्लायर को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। इट हैज़ बीन डिटरमाइंड दैट कंपनी एज बल्ब आर 1% डिफेक्टिव। कंपनी ए के कितने परसेंट बल्ब डिफेक्टिव है 1%, वाइल कंपनी बी आर 3% डिफेक्टिव एंड कंपनी सी आर 4% डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव, अगर मान लो कंपनी ए डिफेक्टिव बेच रही है, यानी कि कंपनी ए हमें डिफेक्टिव बेच रही है, ए तो कंपनी है, क्या निकला उसमें से डिफेक्टिव कितना, कितने परसेंट 1%, यानी कि 1/100। फिर बी में से कितना निकला डिफेक्टिव, कौन सी में से, बी में से, तो वो कितना है हमारा 3%, यानी कि 3/100। अब प्रोबेबिलिटी, अब जो डिफेक्टिव है वो निकला किससे, सी सप्लायर का, यानी कि सी कंपनी का क्या है मतलब डिफेक्टिव है, यानी कि डी/सी, वो कितना था 4% डिफेक्टिव थे, तो 4/100। यहाँ तक बात क्लियर। हमने सबसे पहले सप्लायर की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर हमने देखा कि कौन सी कंपनी का कितने परसेंट बल्ब डिफेक्टिव हैं। कहता इफ़ ए बल्ब इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। सबसे पहले हमें डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमें एक बल्ब को सिलेक्ट किया और फाउंड किया कि वो बल्ब क्या है डिफेक्टिव है, यानी कि पीडी निकालना है हमें। क्या निकालना है, पीडी। अब पीडी हम कैसे निकालेंगे, पीडी कैसे निकालेंगे, देखिए पी कंपनी ए सेलेक्ट की और ए कंपनी का डिफेक्टिव यानी कि डी/ए, प्लस कंपनी हमने बी सेलेक्ट की, बी कंपनी का डिफेक्टिव यानी कि डी/बी, प्लस हमने कंपनी कौन सी ली, सी का डिफेक्टिव डी/सी। क्लियर हुआ। अब पी ए क्या था हमारा, एक सेकेंड, पी ए क्या था हमारा 10/100, यानी कि और डिफेक्टिव कितने थे 1%, 1/100, प्लस पी बी कितना था हमारा 20/100 और डिफेक्टिव कितने थे 3/100, 20/100 इंटू में 3/100। पी सी कितना था हमारा 70/100 और पी डी/सी कितना था, डी/सी था 4/100, 4/100। क्लियर। अब इसको सॉल्व किया हमने, 10 60 ऊपर बन गया 10 60 प्लस 280 नीचे बन गया 10,000। तो क्या आ गया 70 335/10,000। ये आ गया हमारा पीडी, यानी कि डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमारी आ चुकी है, पीडी आ चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम फ्रॉम सप्लायर बी। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डिफेक्टिव है वो किस सप्लायर का है, बी सप्लायर का है। यानी कि निकालना क्या है, देखिए डिफेक्टिव निकल चुका है, डिफेक्टिव निकल चुका है, लेकिन किसका निकला है, बी का निकला है। ये निकालना है हमें कि जो सप्लायर, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सप्लायर बी का प्रोडक्ट है जो डिफेक्टिव निकला है। यानी कि डिफेक्टिव तो निकल चुका है किस कंपनी का, बी का, यानी कि डी हो चुका है, बी होने वाला है। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला में आता है बी/डी का, देखिए बी/डी, बी/डी क्या होता है, बी/डी उल्टा कर देंगे डी/बी इंटू में पी/बी नीचे कर देंगे पी/डी। क्लियर। डी/बी कितना है हमारा, डी/बी देखिए ये रहा 3/100 इंटू में पी/बी कितना है हमारा, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड हो गई थी, 20/100
और नीचे कितना है पीडी हम निकाल चुके हैं 350 बाय 10,000। क्लियर। तो अब इसकी मल्टीप्लाई की ऊपर 60, नीचे ये से कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 350, कैंसिल किया। तो देखिए इसको अब कट करेंगे तो ये इतना आपका आंसर आ जाएगा अबाउट 0.17। इसको आप कट कर लीजिएगा ना, इस वैल्यू को 6 को 3 इसे कट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 0.17 अप्रोक्सीमेट। ये इसका फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, हमने इसको शॉर्ट में नहीं किया, इन्होंने शॉर्ट में लिख रखा है, लेकिन हमने इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्लियर। तो ये थी हमारी बेस थ्योरम। सो गाइस हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।